गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण है ना ग्रामर पढ़ेंगे। उसमें ग्रामर में हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? समास, है ना। इसके पहले हमने संधि कंप्लीट कर दिया है ना। संधि जो है कंप्लीट हो गया है। अब क्या है? समास, है ना। समास किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है वो जानेंगे आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं और उनके मेल को समास कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं और उनके मेल को समास कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण है इसका। उदाहरण माता पिता, है ना। माता पिता क्या होगा? माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, दो शब्द मिलकर, है ना, माता पिता एक शब्द बना है ना। दो दिया ना, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनता है, तो ये शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना है ना, उसे समासिक शब्द कहते हैं और उनके मेल को समास कहते हैं। उसी तरह ही फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है राजपुत्र। ओके, ये है राजपुत्र, तो यहाँ इसका क्या है? समासिक, राजा का पुत्र। ओके, राजपुत्र, है ना, ये नया शब्द हो गया। और राजा का पुत्र, राजा का पुत्र क्या हुआ? राजपुत्र। ठीक है, ये समास हो गया। अब है समास के प्रकार, ये परिभाषा हो गया, है ना। आपको परिभाषा जो है मैं क्लियर कर दी। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, है ना। फर्स्ट जो है इसमें अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, है ना, वो पहले जानना हमको आवश्यक है कि अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव किसको कहते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद कोई अव्यय, है ना, कोई अव्यय या उपसर्ग होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि अव्यय क्या होता है ना। अव्यय जब तक नहीं समझोगे तो अव्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है ना। तो उपसर्ग जो है वो धातु के पहले लगता है ना। तो अव्यय क्या है? जो शब्द तीनों लिंगों, सभी कारकों, सभी वचनों, है ना, में एक समान रहते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। तीनों, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है ना। तीनों वचनों, सभी कारकों और तीनों लिंगों में एक जैसे रहता है, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द अभिकारी होते हैं, है ना। अव्यय शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता, उसका रूप जो है बदलता नहीं है। जैसे अव्यय शब्द होते हैं कहाँ, कब, किधर, अब, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं और भी अव्यय शब्द। तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट जो है अव्ययी भाव समास। भाव समास, ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा? जिस समास में प्रथम पद अव्यय
अव्यय या उपसर्ग होता है, या उपसर्ग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं ना, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, परिभाषा क्लियर हो गया। अब इसका उदाहरण है ना, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण में आपका जैसे प्रतिदिन है ना, ये प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन, इसका क्या होगा? दिन दिन। ओके, ये दिन दिन, ठीक है। सेकंड है आपका यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार है ना, ये यथाशक्ति, ये अव्यय है, तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ओके, ये हो गया आपका अव्ययी भाव का एग्जाम्पल जो है। एक और बता देती हूँ, आमरण, मरण, इसका होगा मरण तक, है ना, मरण तक, ये आ है उपसर्ग। ओके, क्लियर? ये फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, क्लियर हो गया। सेकंड है इसमें तत्पुरुष समास। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है ना, जो लास्ट का पद होता है, अंतिम पद प्रधान होता है और उसका पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, और उसका पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, संज्ञा जानते हो आप लोग? तो पहला पद जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, इसका अंतिम पद प्रधान, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, और पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है ना। अंतिम पद प्रधान और पहला पद संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण होता है। है ना, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे राजमंत्री है ना, राजमंत्री, ये राजमंत्री तो राजा का मंत्री। ठीक है, सेकंड है राजमुकुट या फिर रसोई घर। ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई मतलब जहाँ खाना बनाते हैं, है ना, खाना बनाते हैं, तो रसोई के लिए घर। इस प्रकार आपका ये तत्पुरुष समास हो गया, है ना। तत्पुरुष समास में क्या है? जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है और पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, तो वहां पे तत्पुरुष समास है ना, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे एग्जांपल, राजमंत्री, राजा का मंत्री, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ओके, अब थर्ड है इसमें कर्मधारय समास। थर्ड है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है?
कर्मधारय समास में? जिस समास में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य होता है ना, पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद, शॉर्ट में लिख देती हूँ, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। वहां कर्मधारय समास होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण है इसका, चंद्रमुख है ना, चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। सेकंड है नील गाय, नील गाय है ना, नीली गाय। देखिए यहाँ पे है ना, चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है ना। मुख की विशेषता बता रहा है कि चंद्रमा के समान उज्जवल, चंद्रमा जो है उज्जवल रहता है ना, एकदम चमकते रहता है ना, दमकते रहता है। तो उसी तरह मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है ना। वो सेकंड है नील गाय। तो गाय कैसी है? गाय की विशेषता बता रहे, गाय कैसी है? तो गाय जो है नीली है। ओके, कर्मधारय समास कंप्लीट हुआ। इसके बाद है फोर्थ में है आपका, फोर्थ समास है द्विगु समास। फोर्थ समास है इसमें द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा क्या है? जिस समासिक पद का पहला पद संख्यात्मक, संख्यावाची है ना, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यात्मक, संख्यावाची एक ही है, संख्यात्मक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसका दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है, तो वह द्विगु समास कहलाता है ना, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे संख्यावाची होता है ना, जिस पद का पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है। ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है ना, दूसरा पद जो है वही उसमें का प्रधान होता है। जैसे नवग्रह, ठीक है, जैसे नवग्रह, तो इसमें क्या होगा? 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। तो इसमें हुआ ना, इसमें पहला पद जो है ये संख्यावाची है और जो दूसरा पद है वो प्रधान है ना। 9, अगर 9 लिखकर छोड़ दिए तो इसमें क्या विशेष रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, है ना, कुछ भी पता नहीं चलेगा इसमें। लेकिन जो ग्रह है तो उससे पता चल रहा है कि 9 ग्रहों का समूह है, ग्रह जो समूह में है, 9 ग्रहों के समूह में है। उसी तरह सेकंड है पंचवटी।
वटी। तो इसमें क्या है, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। ठीक है, ये भी उसी तरह है पंचवटी। तो इसमें पंच कहने से कुछ पता नहीं चलेगा, पंचवटी तो पहला जो पद है वो संख्यात्मक है, संख्यावाची है, 5 वटों का समूह। ओके, ये आ गया होगा समझ में आप लोग को। ठीक है, उसके बाद 5th है द्वंद्व समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसमें 4th हो गया, 6 है द्वंद्व समास। फिफ्थ है इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा, है ना, दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, प्रधान वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे आपका है, फर्स्ट है माता पिता। ठीक है, माता और पिता, है ना। सेकंड है अन्न जल, इसमें दोनों पद प्रधान है ना, माता और पिता दोनों पद प्रधान है, अन्न जल, अन्न और जल। ओके, द्वंद्व समास भी क्लियर हो गया। अब लास्ट है बहुब्रीहि समास। सिक्स है इसमें बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास में आए हुए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो, है ना। आए हुए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद, है ना, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, अन्य पद के अर्थ, है ना, कि अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, है ना। वहां बहुब्रीहि समास होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे लंबोदर, है ना, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लंबोदर। ठीक है, तो यहाँ पे लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या होता है, अर्थात गणेश, है ना, गणेश। ठीक है, उसी तरह सेकंड इसका एग्जाम्पल है
दशानन, 10 है आनन जिसके, है ना, 10 है आनन जिसके, अर्थात कौन है 10 आनन वाले, अर्थात रावण, है ना। ठीक है, ये हो गया लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, दशानन 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है ना, बहुत एग्जाम्पल है इसके, बहुब्रीहि समास के, सारे समास के एग्जाम्पल हैं। तो सारे समास जो समास 6 प्रकार के हैं वो सब यहाँ पे हम क्लियर कर दिए आपके पास। ठीक है, बहुब्रीहि समास भी हो गया, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि सारे समास क्लियर हो गए यहाँ पे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।